स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सॉन एजुकेशन। दिस इज जेपी शुक्ला, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो क्लास 8 के बच्चों, साथ ही साथ जो नवोदय के एस्पिरेंट है, सैनिक स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं और जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 के एंट्रेंस के लिए, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली है। उनको सीखने को मिलेगा कि सोशल स्टडी में, सोशल साइंस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप कैसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। एक्सॉन एजुकेशन आपके लिए डेडिकेटेड सीपेट का बैच लेके आया है, जहां पे आपको मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडी के साथ साथ इंग्लिश की क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अफोर्डेबल प्राइस में यह आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं तो आप YouTube पे हमें एक्सॉन एजुकेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप हमें थोड़ा सा और एनकरेज करेंगे, हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। क्लास आज की क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। ये क्लास 2 सेशन में हुई थी। पहला सेशन हमने कर लिया था जिसमें आपको बेसिक्स बताए थे, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे टाइप के होते हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे एनर्जी के रिसोर्सेज की। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। चलो क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला टॉपिक आज का? देखते हैं। टॉपिक हमारा आज का है एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो पहली बात दिमाग में क्या आती है? हमारे शरीर की एनर्जी। जैसे मान लो आपको कोई छोटा से छोटा काम करना है, एक पेन भी उठानी है, एक लाइन भी लिखनी है, तो आपके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। आपको कोई भी काम, ट्रैवलिंग करना है, कहीं कुछ करना है, कुछ बनाना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। उसी प्रकार से दुनिया में जो भी चीजें चलती हैं, जैसे कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस चीज की, इस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उनके हैपन होने के लिए, अकर होने के लिए एनर्जी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जब बात करी जा रही है एनर्जी रिसोर्सेस की, तो देखो ध्यान से, एनर्जी रिसोर्सेस क्या मतलब है इसका? ऊर्जा के संसाधन। अब ऊर्जा के संसाधन से क्या मतलब हुआ आपका? देखो ध्यान से, ऐसी चीजें, एनर्जी रिसोर्सेस मतलब क्या? ऐसी चीजें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें। कैसी एनर्जी? ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, साथ ही साथ किसी चीज के मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो कोई भी चीज जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज नोन एज एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है उसमें कैसे एनर्जी रिसोर्स काम करता है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा गया है? एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स। तो यहां पे इन्होंने डील किया है फ्यूल से, ईंधन से। कैसे? देखो जैसे मान लो कोई भी चीज आपको हीट करनी, अब जैसे अभी विंटर का मौसम चल रहा था, ठीक है, तो लोग कहते थे कि भाई ठंडा पानी पियोगे तो गले में दिक्कत होगी, तो आप क्या करते थे? पानी को गर्म करते थे। कैसे करते थे? आप अपनी गैस स्टोव को जला देते, गैस स्टोव को जला देते, और जब आप अपनी गैस स्टोव पे पैन में पानी भर के रखते थे तो पानी गर्म हो रहा था, तो मतलब क्या होता है? हीटिंग होती थी। किससे होती थी? एनर्जी से। अच्छा, एनर्जी का फॉर्म क्या था? तो सर वो लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी भी तो क्या है? एक एनर्जी का रिसोर्स है, गैसियस रिसोर्स है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज के माध्यम से हीटिंग हो सकती है। दूसरी बात क्या कहा है यहाँ पे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कोयले का उपयोग करके ऊर्जा बनाई जाती है, और पानी का उपयोग करके ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये सब क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगली बात क्या? एनर्जी कन्वर्जन की बात करी जा रही है। जैसे मान लो कोई है मैकेनिकल में, मैकेनिकल फॉर्म में है, उसको आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। जो कन्वर्जन होता है एनर्जी का, वो आप अगली क्लासेस में फर्दर स्टडी में पढ़ोगे। फिलहाल आप ऐसे जानो, जब कोई एनर्जी का सोर्स एक सर्टेन फॉर्म में है, दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है, चलो अगली बात है, क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन की बात करी है यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज की। 3 तरीके से, एक रिन्यूएबल,
फॉसिल और न्यूक्लियर। तो देखो तीनों की बात कर लेते हैं एक बार। रिन्यूएबल का मतलब क्या? ऐसा एनर्जी का सोर्स जिसको आपने एक बार तो इस्तेमाल कर लिया पर उसका आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसको अपन बोलते हैं क्या? नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है। दूसरी बात क्या? जिसको आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया है पर उसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मान लो सूरज। ठीक है, हम मानते हैं कि सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपनी जो सोलर लाइट्स वगैरह बनाते हैं, सोलर कुकर वगैरह बनाते हैं, उनसे हमें एटर्नल एनर्जी मिलती है, नॉन स्टॉप। क्या होता है? नॉन स्टॉप या स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है यहां पे। अब जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा सर आपको मैं 100 लीटर का तेल दे रहा हूं, 100 लीटर तेल दे रहा हूं, ठीक है, और आप अपने ट्रक में अपने बस में ले लो और आप यहां से चले जाओ लखनऊ या फिर आप जलंधर चले जाओ। ठीक है, तो आप गए, आप आए, आपका तेल खत्म हो गया, अगेन आपको रिफ्यूलिंग के लिए तेल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कहीं सोलर एनर्जी पावर प्लांट अपनी गाड़ी में लगाया है या कुछ और चीजें अपने घर में लगाई है तो आपको बार बार उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्पॉन्टेनियस फ्लो में आपका चार्ज होता रहेगा क्योंकि जो सोर्स है आपका वो इटरनल है। दूसरा एग्जांपल क्या? आपके पास मान लो कोई विंड एनर्जी का प्लांट हो या फिर आपका कहीं विंड मिल हो, वहां से एनर्जी मिल रही हो, दैट इज आल्सो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस। ठीक है, दूसरी बात करी जा रही फॉसिल फ्यूल की, तो जो पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और सारी चीजें हैं, एलपीजी है, एलएनजी है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आजकल बहुत ट्रेंड में है। आपको बताऊं मैं, यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस है, जर्मनी है, वो अपनी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, जो भी उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसका मैक्सिमम परसेंटेज आज के टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी से लेते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है? यूरेनियम या थोरियम के न्यूक्लियस होते हैं, उनके द्वारा एक प्लांट बनाया जाता है और प्लांट से एनर्जी जनरेट करी जाती है। हम जानते हैं कि यूरेनियम या थोरियम में उनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो लंबे टाइम तक ये एक तरह से एनर्जी के सोर्स बन सकते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन है एनर्जी रिसोर्सेज का। चलो अपन बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कन्वेंशनल सोर्सेस। अब जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा सर ये बताओ कि यार ये पेट्रोल डीजल तो अभी एक 200 साल पहले आविष्कार हुआ है, इसका 200 साल पहले डिस्कवरी हुई मिडिल ईस्ट में इसकी। ठीक है, उसके पहले हम लोग कैसे अपना काम चलाते थे, खाना बनाने के लिए या फिर ऊर्जा के लिए या और कामों के लिए हम कैसे अपना जीवन यापन करते थे? तो सीधी सी बात है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो जो मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे फॉसिल फ्यूल्स है या फिर जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट थे। पहले हम लोग क्या करते थे? जंगल से लकड़ी काट के लाते थे और उसी से खाना बनाते थे, उसी से अपन आग वाग भी सेकते थे, ठंड लगती थी कोई बंदा तो अपना लकड़ी जला लिया, उसने आग सेक लिया, उसकी ठंड चली गई। भोजन बनाना हुआ तो लकड़ी का खाना बना लिया लकड़ी से अपना आग जला के। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? फायरवुड। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपने देखा होगा शायद गांव में, विलेजेस में आजकल यूज होता है, मतलब काफी जगह पे आजकल तो गैस वगैरह भी आ गए हैं, तो फिर भी इसका यूज करते हैं अक्सर विलेजेस में, क्योंकि इंडिया में भी अब डेवलपिंग कंट्रीज है, कंट्री में आता है, डेवलपिंग नेशन है हमारा देश अभी, तो बहुत सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स हमारे अभी भी हैं, मतलब डाउन है, तो प्रयास करा जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें मेन क्या है? लकड़ी जो है, जो जलाने वाली लकड़ी थी उसकी बात करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में? अब यहां फॉसिल फ्यूल की बात। फॉसिल, देखो नाम से पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं मैं। फॉसिल का मतलब क्या? अब हुआ क्या, अब हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई जानवर, ठीक है, कोई भी जानवर है, कोई भी वाइल्ड एनिमल है, कुछ भी है, जब उसकी डेथ होती है तो अल्टीमेटली उसको मिट्टी में या फिर एक संबद्ध हो जाता है, वो जमीन में चला जाता है। ठीक है, या कोई इंसान है उसकी डेथ होती है तो जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है जनरली। तो जब वो मिट्टी में जाएगा तो जो उसकी बॉडी के फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स वो कन्वर्ट होंगे किसमें? एनर्जी में, एनर्जी में। ठीक है, तो वो देखो होगा क्या
लाखों साल पहले बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज हुई इस धरती पे, उसमें बहुत सारे जो जीव है, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो दब गई और वो जमीन के अंदर चली गई, लैंडस्लाइड से, भूकंप से, बहुत सारे माध्यमों से जमीन के अंदर चली गई। जब ओवर द टाइम मिट्टी में उनकी रिएक्शन हुई तो वहां पे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। जो जीवित जंतु थे वो जो मर गए तो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए और उनसे हमें जो एनर्जी का सोर्स मिला उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, कोयला। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, या पेट्रोलियम जो भी है वो सब फॉसिल फ्यूल्स में काउंट किया जाता है। अब देखो इसके बारे में कुछ बात करिए, इसको देख लेते हैं। कोयले की बात करी गई, इट इज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लाखों साल पहले कोयले का एक तरह से निर्माण हुआ था। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हुई जिनसे कोयले का निर्माण। ठीक है, क्या कहा गया, जब बहुत सारे पेड़ पृथ्वी की परत के अंदर दब गए और जब बहुत गर्मी आई, बहुत सारे टेम्परेचर में, प्रेशर में, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है वहां पे बहुत गर्मी होती है, बहुत प्रेशर होता है। तो जब कोई चीज उसके अंदर जाएगी, जाहिर सी बात है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसमें डीनेचुरेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जो डीनेचुरेशन होता है उससे फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। अच्छा, अब आप बात करते हैं थोड़ी सी कोयले की। कोयले के बारे में जान लो। पहली बात तो कोयले की बात करी जाए तो ये कार्बन का एक क्या है, फॉर्म है, या फिर एक एलोट्रोप मान सकते हो आप। ठीक है, एलोट्रोप्स। ठीक है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, कार्बन मींस कोई। अब देखो पहली बात तो मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल। कोई आपसे पूछता है, सर आज की बात बता रहा हूं मैं आपसे, आज की बात यह है कि इंडिया में मोस्ट अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, कोल। सिंपल सी बात है, कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया। क्या चीज है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको जो भी ऊर्जा मिलती है, चाहे संसाधनों के निर्माण के लिए या फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई चीज, कोई फैक्ट्री, कुछ भी बन रहा है, तो अभी भी भारत में 50% कोयले का यूज करते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या, डोमेस्टिकेशन में यूज होता है, जैसे मान लो ईंट वगैरह जहां बनती है। अब हम जानते हैं कि ब्रिक्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन होती है। ठीक है, ब्रिक्स बनाने के लिए आपको कोयले की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्री है या फिर कॉपर इंडस्ट्री है या कोई और इंडस्ट्री है। ठीक है, ऑटोमोबाइल मान लो, ऑटोमोबाइल आपकी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल जहां पे कार वार बनती है, कार वार जो भी चीजें हैं, चार पहिया वाहन जो भी वाहन बनते हैं, उनके लिए कोयले की जरूरत बहुत होती है उनके प्लांट्स में। ठीक है, थर्मल पावर्स में भी कोयले की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो यहां बात करेगी ऑकरेंस की, तो सर आपसे किसी ने पूछा सर कोयला सबसे ज्यादा पाया कहां जाता है, सिंपल सी बात है, आप बोलोगे चाइना में, साउथ अफ्रीका में और फ्रांस में। इसके अलावा भारत में बहुत कोयला मिलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट है वो चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया और फ्रांस। ठीक, दूसरी बात आपसे किसी ने पूछा सर आप ये बताओ कि इंडिया में कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए, झारखंड। झारखंड स्टेट जो है वो एक ईस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है जहां पे कोयला जो है वो एबंडेंट में है, बहुत सारी कोल माइंस यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो कोयले के बारे में हमने थोड़ा जान लिया, अब कुछ और पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। पेट्रोलियम की बात करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की जब आपकी बात आती है तो आपके दिमाग में आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। बिल्कुल ठीक बात है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। किससे, हाइड्रोकार्बन्स, एंड टू बी प्रिसाइज they are alkanes, that means they contain RH type structures। क्या मतलब हुआ सर, उसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। अभी देखो आपने पढ़ा कोयले के बारे में, कोयले में तो खाली कार्बन है, लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो बहुत धमाकेदार रिएक्शन होती है और बनता है क्या, हाइड्रोकार्बन। और दुनिया में हाइड्रोकार्बन की नंबर देखोगे आप चौंक हो जाओगे। मिलियंस में है ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। इवन हमारे बॉडी की बात करोगे तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स
हम लोग रोटी से चावल से लेते हैं, या फिर आप जो भी ब्रेड खाते हो, चाउमीन खाते हो, कुछ भी खाते हो, उनमें भी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, क्रूड ऑयल्स, देखो जैसे होता क्या है कि अभी जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो इसमें जो फ्यूल वाला सेक्शन है ये पेट्रोलियम को ही रेफर करता है। लाखों साल पहले जब धरती पे बहुत सारी जीव जंतुओं या फिर प्रजातियों की मृत्यु हुई, वो धरती के अंदर चले गए, वहां पे रिएक्शंस हुई और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। यही बात करी जा रही है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं की बात। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये जो आपका पैराफिन है, पैराफिन, आपने कभी मोमबत्ती जलाई, जैसे आप घरों में रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाते हो, दैट इज आल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एबंडेंस की बात करी जा रही है तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा होता है, मिडिल ईस्ट में प्रोडक्शन की बात करी जा रही है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक बार, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि, मैं लिख देता हूं, वेनेजुएला, कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व पेट्रोलियम के कहां पे है, तो आप बोलोगे सर वेनेजुएला। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो वहां भी आपका आंसर होना चाहिए मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, बाकी जो है कतर वगैरह है, ये सब बहुत प्रोड्यूस करते हैं क्या, आपका पेट्रोलियम। ठीक है, रिजर्व तो उसके पास है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, उनको निकालने की तकनीकें नहीं है, और कुछ सरकारी मजबूरियां हैं जिससे वहां पे निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट का है, उनकी तो इकोनॉमी ही कोल बेस्ड है, तो वो या पेट्रोलियम बेस्ड है, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो बहुत अमीर देशों में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये जो कंट्रीज है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे किसके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया में बात करो तो दो जगह है मोस्टली, तो आसाम में डिगबोई नाम का प्लांट था पहले, डिगबोई, और मुंबई में ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे या फिर बॉम्बे हाई, यहां पे पेट्रोलियम पाया जाता है, यहां से एक्सट्रैक्ट करा। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या, जो हम घरों में अपने सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, आपको सुबह पराठा बनाना हुआ, रोटी बनानी हुई, कैसे बनाओगे, आप अपना आटा वाटा लगाओगे, सिंपल सी बात है, गैस जलाओगे, आपने तवा या जो भी चीजें हैं उस पर स्टार्ट किया, तो भाई वो बना कैसे, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगी, आपके गैस से आए, और गैस कहां से आया, वो एक एलपीजी है या फिर एक पेट्रोलियम, सिंपल सी बात है, तो एक एनर्जी का सोर्स है। देखो ये सारी चीजें आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई है और बहुत फायदा करने वाली। ठीक है, चलो आते हैं, ये नेचुरल गैस की बात करी जा रही है, एलएनजी की बात करी हो चुकी है, सीएनजी की बात करते हैं। ये जो गाड़ियां चलती हैं आपके यहां देखते हो, गैस वाली गाड़ियां, आप दिल्ली एनसीआर में देखो, या फिर कोई भी मेट्रो सिटी है, तो वहां पे आपको सीएनजी वाली गाड़ियां अक्सर दिख जाएंगी। ये चीपर होता है और लेस हैजार्डस होता है, किससे, हैजार्डस होता है किससे, पेट्रोलियम से। ठीक है, इसमें देखो तो दो देश हैं, एक तो ईरान और दूसरा है रसिया। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई नेचुरल गैस का करता है तो ईरान और रसिया करते हैं। ठीक, चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक तो हमने देख लिया भाई कन्वेंशनल क्या है, हम लोग क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करते चले आए हैं सालों से, सदियों से। लेकिन अब हम बात करते हैं आजकल हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनमें हम कौन कौन सी नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उनको देखते हैं। चलो अब नॉन कन्वेंशनल पे आते हैं। तो पहली बात क्या करी जा रही, ये ऐसे सोर्सेस होते हैं जो यूज हो सकते हैं किसमें, फ्यूचर में, और फ्यूचर सोर्सेस या भविष्य में जो चीजें अपन यूज कर सकते हैं, किसके, अल्टरनेटिव के रूप में या सब्स्टिट्यूट के रूप में। अब देखो होता क्या है कि जैसे जो प्राचीन वाले सोर्स थे, पुराने वाले सोर्स थे, उनमें दिक्कत क्या थी, वो हमारे इन्वायरमेंट को इतना पोल्यूट करते हैं कि हमारी धरती का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है
बढ़ने लगता है। और जब बढ़ने लगता है तो होता क्या है, जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगते हैं, और ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो सी का लेवल है वो बढ़ेगा। और सीधी सी बात है, अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो जो हमारे आइलैंड कंट्रीज है वो तो डूब ही जाएंगे, साथ ही साथ हमारे देश के जो कोस्टल एरियाज है उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। हम जानते हैं कि इंडिया जैसे देश का जो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है गुजरात और मुंबई से होता है, चेन्नई से होता है, और अगर हमारे कोस्टल सिटी ही डूब जाएंगे तो हमें नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तैयार करने पड़ेंगे, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी के सोर्स में सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, और उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। पहला जो तरीका है वो है सोलर एनर्जी का। सूरज जो है हमारा, सोलर या फिर सन जिसको अपन बोलते हैं सन, इसको हम लोग एटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, एटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों मानते हैं, हम ये जानते हैं, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि सूरज एक ना एक दिन चला, ठीक है, लेकिन वो जो एक दिन है वो 100 साल 200 साल में नहीं आने वाला है, इट विल टेक मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो बेशक सूरज एक दिन चला जाएगा लेकिन वो लाखों करोड़ों साल बाद जाएगा, तो लाखों करोड़ों साल तक कम से कम हमें एनर्जी की टेंशन तो नहीं रहेगी अगर हम सूरज से एनर्जी लेते हैं। सिंपल सी बात है, सोलर एनर्जी को इसीलिए एटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मजे की बात देखो, दुनिया में जो भी देश है उनके बीच में एक गठबंधन हुआ जिसको बोला गया क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, भारत के गुरुग्राम नाम के शहर में है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे पहले, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेसिडेंट बने। क्या बात करी गई, दुनिया में जो भी देश जहां पे सन की जो रेज है वो एबंडेंट नेचर में आती है, वहां पे हम बड़े बड़े प्लांट्स तैयार करेंगे, किसके, सोलर एनर्जी के, जिससे हम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कोपल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अपना पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, एक तो सोलर प्लांट बना के, ठीक है, दूसरा क्या, विंड एनर्जी की बात करी गई, अगेन विंड मिल्स बना के। अब विंड जो है, देखो एयर या जो विंड है ये तो हमेशा चलती रहती है और चलती रहेगी, इसके लिए हमें कहीं से कुछ उधार लेने की जरूरत नहीं है, ये हमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसका भी हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं विंड एनर्जी का, हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कंपैरिजन में सोलर एनर्जी के, लेकिन बस इसका उपयोग हम कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी, अब देखो हमारे यहां मानते हैं ऐसा कि जो सी या ओशियन है वो ऑलमोस्ट 2/3 है धरती का, तो हमारे पास पानी तो कमी नहीं है, पानी तो बहुत है। अब समुद्र है या फिर महासागर है, उसमें लहरें तो उठेंगी ही, उनकी लहरों से हम लोग जो ऊर्जा बनाते हैं वो भी बहुत काम की है, और उनको हम लोग लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बायोमास की बात करी गई, अगेन तो जो एनिमल वेस्ट होता है, फॉरेस्ट वेस्ट होता है, या जो बाकी वेस्ट होता है, उनके साथ ट्रीटमेंट करके या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से हम लोग एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं, उनसे एनर्जी बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो मोस्टली हमने कवर कर लिया पॉइंट। ये देखो एग्जांपल के रूप में एक विंड मिल है जहां पे एनर्जी निकाली जा रही है इसके माध्यम से, और ये एक सोलर पावर प्लांट है जहां से एनर्जी अपन प्राप्त करते हैं और उसका बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हमने बात कर ली यहां पे ऑलरेडी। कन्वेंशनल कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल में हमारे जैसे कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कन्वेंशनल थे जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे और करते आए हैं आजकल। लकड़ी, स्ट्रॉ और ये सब जो ड्राई डंग वगैरह है ये पहले करते थे। आजकल हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम भविष्य में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बायोमास हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और वेस्ट ट्रीटमेंट। देखो वेस्ट ट्रीटमेंट वाला बड़ा न्यूज में था आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पंजाब में पराली वगैरह को लेकर बहुत दिक्कत हो रही थी, दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास बहुत सारा स्मॉग या फॉग वगैरह हो सकता था, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बात करी गई कि वेस्ट
ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए जिससे जो पराली वगैरह है उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या एथेनॉल, टू बी प्रिसाइज एथेनॉल बनाया जा सके, जो कि हमारा इकोनॉमी है उसको भी बेहतर करेगा। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं जिनसे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सोर्सेस की बात। ठीक है, ह्यूमन सोर्सेस की बात करते हैं एक बार। ह्यूमन सोर्सेस, तो देखो जैसे एनर्जी के रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंसानों का भी बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सेंस कि उनकी सर्विसेज का, किसका, सर्विसेज का। ठीक है, अब देखो इंडिया की आबादी जो है वो 140 करोड़ के आसपास। ठीक है, 1.4 बिलियन टू बी प्रिसाइज। ठीक है, अब हमारी आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन हम अपनी आबादी से कर क्या रहे हैं? अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चाइना, जापान, जर्मनी और यूएसए ऐसी कंट्री से पीछे। क्यों? जबकि हम इनसे ज्यादा मतलब चीजें रखते हैं। हमारे पास आदमी तो है, लेकिन हम उनको कैसे इस्तेमाल करें ये नहीं जानते हैं। तो अगर उनको सही तरीके से मैन पावर को अगर सही से यूटिलाइज किया जाएगा, प्रॉपर टेक्निक्स अगर यूज करी जाएंगी, तो हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक, इनको स्किल्ड बनाना या इनकी स्किल में एनहांसमेंट करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किल एनहांसमेंट करना लोगों की। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डेंसिटी की बात करी जा रही है यहां पे। दुनिया में क्या है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया में क्या है, 51 पर स्क्वायर किलोमीटर पर्सन। ठीक है, अब हमारे यहां क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो दुनिया में क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, 50 लोग, और हमारे यहां उसका 8 गुना ज्यादा 380 382 लोग रहते हैं। आप सोचो इतने स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में हम कैसे उनको सस्टेन कर सकते हैं। देखो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, बेसिकली अपनी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, या फिर जो अपने अनइनहैबिटेड एरिया है उनको हैबिटेट बना के या उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करके हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी हमारे यहाँ ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया हमारे पास लिमिटेड। ठीक है, चलो अगली बात कही जा रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनकी बात करते हैं। देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, टोपोग्राफी। जैसे मान लो लद्दाख की बात, लद्दाख का एरिया तो बहुत बड़ा है, या आप अंडमान की बात, अंडमान एंड निकोबार की बात। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप राजस्थान ले लो। ठीक है, आपने ये 3 स्टेट लिए या फिर यूटीज कुछ स्टेट लिए। ठीक है, देखोगे आप तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना, ये बाकी इंडिया से मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी जो टोपोग्राफी है वो फिजिबल नहीं है हम लोगों के लिए रहने की। अब उसको कैसे अपन फिजिबल बना सकते हैं? अगर हम जो मॉडर्न इनोवेटिव टेक्निक्स लगाएंगे तो राजस्थान में भी जैसे सऊदी अरेबिया में वो अपने सिटी को मॉडर्नाइज करके वहां पे पानी का सप्लाई अच्छा कर सकते हैं, ऐसे हम राजस्थान में भी तो कर सकते हैं। सेम केस देखो अंडमान और लद्दाख में भी, लद्दाख को हम लोग कोल्ड डिजर्ट मानते हैं, उसको अगर हम लोग मॉडर्नाइज करते हैं तो अपनी पॉपुलेशन की डेंसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल वगैरह की बात है। जैसे राजस्थान की सॉइल देखो तो फर्टाइल नहीं है उतनी, जो रेगिस्तानी जमीनें हैं, तो अब जो फर्टाइल नहीं तो वहां पे किसानी तो आप कर नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते। तो आपके लिए जाहिर सी बात है जॉब ही एकमात्र तरीका है, या फिर आप किसी के यहाँ नौकरी करो या फिर आप मजदूरी करो, यही 2 ही तरीके हैं जहां से आप रोजगार पा सकते हो। ठीक है, वाटर की बात करी जा रही, वहां पे वाटर की स्कार्सिटी है। सेम केस लद्दाख में भी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। मिनरल्स नहीं है तो या फिर कोई रिच चीज नहीं है वहां पे प्रेजेंट, तो कोई आदमी वहां क्यों रुकना चाहेगा? जाहिर सी बात वो माइग्रेशन करेगा, किसी और बड़े शहर में जाएगा। ठीक है, सेम चीज होती है, सोशल फैक्टर्स की बात करी जाती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसको, जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं।
अब ये पूछ रहा है कि फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करते हैं, तो पॉपुलेशन साइज कैसे बढ़ती है ये बताना है यहाँ पे। तो पहली बात तो बर्थ अगर ज्यादा होगी, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और लोग कम मर रहे हैं। देखो मान लो यहाँ पे एक साल में 2 करोड़ लोग पैदा हुए, ठीक है, और मरे कितने, 1 करोड़। तो एक साल में अगर 2 करोड़ पैदा हो रहे हैं और 1 करोड़ मर रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई बढ़ेंगे, 1 करोड़ तो बढ़ ही रहे हैं, और एक साल में 1 करोड़, 10 साल में 10 करोड़, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई, डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ गई। माइग्रेशन से भी बढ़ते हैं कुछ, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी होता है जैसे मान लो बहुत सारे लोग, 10 लाख लोग ऐसे हुए जो आपका देश छोड़ के चले गए, ठीक है, एक्सट्राडिट हो गए या चले गए यहाँ से, ठीक है, तो वहां पे आपका रिडक्शन थोड़ा हो सकता है। तो अगर हम माइग्रेशन पे भी फोकस करें, जैसे स्किल्ड लेबर का हम लोग एक्सपोर्ट करने की बात करें, सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट करें, तो चीजों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोफाइल की बात करी जा रही है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया का, कि कैसे जो सेंसस होता है साल दर साल, सेंसस जो होता है उसमें कैसी ग्रोथ देखी गई है। अब देखो यहाँ पे 1901 से लेके यहाँ 2000 तक का डेटा है आपके सामने। इस डेटा में क्या दिखाता है, जो हमारी पॉपुलेशन में डेथ रेट है और बर्थ रेट, उनमें डिफरेंस काफी है। और यहां देखो ये कहां तक आ गया, एक टाइम था 22% का डिफरेंस आ गया ग्रोथ का, सीधे सीधे देखो। तो अब इतना अगर मार्जिन रहेगा तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, इंक्रीज ही होगा। अभी भी 17-18% का डिफरेंस है। जैसे मान लो 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो केवल 8 ही मर रहे हैं, तो बाकी 17 तो एडिशन में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है, जिसमें पॉपुलेशन की बात करी जा रही है, या फिर कैसे उनका ग्रोथ हो रहा है, कैसे डेथ हो रही है, ये सारी चीजें हम बात करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो हमको विकास तो करना है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमको पर्यावरण को और पृथ्वी को, इन सभी चीजों को साथ में लेके चलना है। इनका विकास भी जरूरी है। अगर हम इनको हार्म करके विकास कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हमें नुकसान ही करेगा। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्या बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको ऐसे बोलेंगे आप कि अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट लुक्स टू बैलेंस, बैलेंसिंग होनी चाहिए किसके बीच में, बैलेंसिंग होनी चाहिए इन्वायरमेंट के बीच में, इन्वायरमेंट के बीच में, और साथ ही साथ ग्रोथ के बीच में। तो विकास हो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए, सामाजिक जो ताना बाना है उसको बना के रखा जाए, सोशल जो स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन करा जाए, सोशल इकोनॉमिक लिमिटेशंस को मेंटेन करते हुए उनके बीच में बैलेंस बनाते हुए हमको डेवलपमेंट करना है। 5 बातें करी जाएगी। पहली बात तो पीपल का ध्यान रखना है आपको, प्रॉस्पेरिटी लानी है अगर, पीस लानी है अगर, पार्टनरशिप करनी है और प्लेनेट को बचाना है। इन 5 पैरामीटर्स पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काउंट करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके कुछ गोल देख लेते हैं एक बार फटाफट। चलो तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए 17 गोल बनाए गए हैं, 17 एसडीजेज हैं, जो बताते हैं कि किसी एरिया में किस तरीके से आप बैलेंस बना सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, ठीक है। कौन कौन से देख लेते हैं प्रॉपर एक बार, रिवाइज कर लेते हैं इनको। पहली बात तो गरीबी नहीं होनी चाहिए या गरीबी को मिटाना चाहिए। दूसरी बात तो भूख, देखो सीधी सी बात है कि जैसे अब हमारे देश में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फूड का एक्सेस अच्छे से नहीं है, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, 2 वक्त की उनके पास रोटी नहीं है। तो अगर उनके पास रोटी नहीं है 2 वक्त की, तो कौन प्रोवाइड करेगा, इसको इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, या जिनके पास पावर है वो अपने ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स लाए जिनसे लोगों की भूख मिट सके, लोगों की गरीबी दूर हो सके, ठीक है, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, शिक्षा का अच्छा मिले माध्यम, और लैंगिक समानता, मतलब महिला पुरुष सब में समान अधिकार होने चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। जल का सबको साफ पानी पीने को मिलना चाहिए और पानी साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी आपको ठीक ठाक मिलनी चाहिए, साफ सुथरी मिलनी चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बढ़िया,
इनइक्वालिटीज को दूर करना चाहिए समाज में, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हैं किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो जो सोशल बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। कुछ और स्लाइड्स हमको देख लेते हैं एक बार। स्ट्रेटजीज की बात करी जा रही है, तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है तो ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको अप्लाई करना जरूरी है। कैसे, आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, विंडमिल्स लगा सकते हो, हाइड्रो एनर्जी जैसे जिसको आप टाइडल एनर्जी बोलते हो, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर, जल से जो ऊर्जा बनती है वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर वगैरह की बात करी जा रही है, या फिर धरती के अंदर की एनर्जी जो है उसकी बात करी जा रही है। बायोमास, बायोगैस, इन सब का उपयोग करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, एक लास्ट पॉइंट ये बचा है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, पेस्ट कंट्रोल। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमने कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लगाए, ठीक है, उसमें जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उनसे क्या होता है, जो अपने पेस्ट है वो तो मर जाते हैं, लेकिन वो हमारे फूड में मिल जाता है, अल्टीमेटली हमें हार्म करता है, हमारे धरती को हार्म करता है। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं तो ये पहली बात एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करेगा, साथ ही साथ जो हम लोग जिनको मारना चाहते हैं जिन इंसेक्ट को उन्हीं को ही मारेगा, और एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, साथ साथ जो अपना आउटकम होगा एक तरह से सस्टेनेबल होगा। तो ये ओवरऑल रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगे तो सिंपली आपको हमें एनकरेज करना है, और आप चाहे तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।